लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट, ठीक है, प्रोजेक्टाइल का रेंज, प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल की कांस्टेंट रहती है, ये पॉइंट हो गया। प्रोजेक्टाइल का मोशन सिमेट्रिक है, थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज सेम है, ठीक है। उस पे बेस्ड हमने कुछ क्वेश्चन देखे, एक ही क्वेश्चन छोड़ा था, क्वेश्चन नंबर 3, पता ना या हो गया? बता दीजिए सर। ठीक है, देखो ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। देखो कह रहा है कि प्रोजेक्टाइल इज प्रोजेक्टेड इन दी एक्स वाई प्लेन विद वाई एक्सिस अलोंग वर्टिकल। तो मान लेते हैं कि इसको हमने थ्रो किया t0 पे। अब कह रहा है कि एट 2 सेकेंड्स आफ्टर प्रोजेक्शन द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मेक्स 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो मान लेते हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पे पार्टिकल यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी 45 बना रही है, ठीक है। फिर कह रहा है कि एंड 4 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन, मतलब 4 सेकेंड आफ्टर प्रोजेक्शन उसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है। तो इसका मतलब है क्या 4 सेकेंड पे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया होगा? क्यों भाई? 4 सेकेंड पे वो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, तो इसका मतलब है कि ग्राउंड पे जब आएगा तो क्या 8 सेकेंड हो रहा होगा टाइम। अब देखो ध्यान से, इसको शॉर्टकट में कैसे करेंगे, मैं सॉल्व करूंगा इसका सिर्फ डाउनवर्ड मोशन, ध्यान से बताना। अब ये बताओ कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक कितना टाइम लगेगा? बोलिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कितना टाइम लगेगा? 6 सेकेंड। नहीं नहीं, पॉइंट ए से पॉइंट बी पूछ रहा हूँ, ए से बी सिर्फ, ए से बी 2 के लिए सेकेंड। 2 सेकेंड लगेंगे। तो 2 सेकेंड में कोई पार्टिकल, अगर कोई पार्टिकल हमने ड्रॉप किया है u0 से, तो बताओगे कि 2 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड इसकी वेलोसिटी 20 हो जाएगी ना, जीटी के हिसाब से। हाँ सर। तो इसकी हॉरिजॉन्टल, इसकी वर्टिकल वेलोसिटी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। और ये बताओ कि आफ्टर 4 सेकेंड इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? 40 मीटर पर सेकेंड। अब जहां पे 45 डिग्री एंगल बन रहा है, क्या वहां पे हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी भी 20 मीटर पर सेकेंड होगी? क्योंकि वर्टिकल 20 है और हॉरिजॉन्टल तो हमेशा ही 20 होगी, तो ग्राउंड पे भी 20 होगी, तो उसकी वेलोसिटी आ गई। 20 और 40 का रिजल्टेंट हो गया, बस 20 और 40 का रिजल्टेंट आ जाएगा ना, अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 40 स्क्वायर। तो इसको हम लोग 20√5 लिख सकते हैं। बोलिए। ठीक है, कैसे किया? सर वो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन बता दीजिए। भाई यहाँ पे 20 है वर्टिकल वाली, हाँ सर। और एंगल 45 है, तो 45 एंगल का मतलब यही हुआ ना कि दोनों बराबर हैं। हाँ सर। तो हॉरिजॉन्टल भी 20 हो गई, तो हॉरिजॉन्टल तो हर समय 20 होगी। ठीक सर। और यहाँ पे, यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा? यहाँ से यहाँ आने में 4 सेकंड लगा। तो 4 सेकंड में वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 40। हॉरिजॉन्टल 20 हो गई, वर्टिकल 40 हो गई, इन्हीं का रिजल्टेंट निकाल दिया। ठीक है, तो इसी में आगे बढ़ते हैं और पॉइंट नंबर 4 तक हो गया। आते हैं आगे पॉइंट नंबर 5 में। नेक्स्ट पॉइंट है इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी किसको बोलते हैं? देखो, प्रोजेक्टाइल जिस पाथ पे चल रहा है, उस पाथ का जो इक्वेशन है उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल। मतलब अगर इधर x हो गया, इधर y हो गया, तो x और y में जो रिलेशन है, y और x में जो रिलेशन है, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। अच्छा, निकालेंगे कैसे? तो निकालने का तरीका बहुत आसान है। देखो, पार्टिकल किसी भी टाइम पे x, y पे पहुंचा, तो x का मतलब कौन सा डिस्टेंस होगा? तो देखो ध्यान से, x का मतलब होगा ये वाला डिस्टेंस, और y का मतलब क्या होगा? y का मतलब ये वाला डिस्टेंस। तो x को लिख सकते हैं क्या? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि x डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है,
और y को क्या लिखेंगे, y को लिखेंगे ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर से, क्योंकि y डायरेक्शन में ग्रेविटी के अंडर मोशन हो रहा है, तो ut की जगह u साइन थीटा इंटू टी और माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो ये बताओ पहले तो, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 क्लियर कैसे लिखी? यस सर। तो अब एक काम कर सकते हैं, अगर हमें x और y में रिलेशन चाहिए तो हमें इस टाइम को हटाना है इन दोनों इक्वेशन से। तो पहली इक्वेशन से टाइम की वैल्यू उठा के दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं, ठीक है ना। तो t की वैल्यू है x अपॉन u cos थीटा, तो यहाँ से y की वैल्यू हो जाएगी u साइन थीटा, t की जगह x अपॉन u cos थीटा माइनस हाफ g x अपॉन u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो हमारे पास एक रिलेशन आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। क्या मतलब हुआ कि ये वो हर एक्स वाई कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करेगी जहां जहां से ये पार्टिकल गुजर रहा है, हर एक्स वाई को सेटिस्फाई करेगी। इसी का एक और फॉर्मेट है, एक फॉर्मेट ये है कि अगर हम इसमें से एक्स टेन थीटा कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, 1 माइनस जी एक्स बचेगा, अपॉन में बचेगा 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा आ जाएगा अपॉन में, तो टेन थीटा को लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो अगर इसको आप थोड़ा सा सॉल्व करो तो ये बन जाएगा एक्स टेन थीटा ब्रैकेट 1 माइनस, देखो ध्यान से, क्या ये जी एक्स अपॉन यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बन जाएगा है, और यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को क्या लिख सकते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, मतलब ये जो लिखा हुआ है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर लिख सकते हैं। तो एक दूसरा फॉर्मेट इसका आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन आर। देखो, तो ये दो हमें ध्यान रखने हैं, दो इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी ध्यान रखने हैं। अभी देखते हैं इसका क्या एप्लीकेशन है, यूज कहाँ पे आएगा डायरेक्ट। नेक्स्ट एक और पॉइंट नोट कर लेते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन कॉमा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियल एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो, किसी भी प्रोजेक्टाइल को जो हम थ्रो कर रहे हैं तो मोशन इसका 2 डायमेंशनल है, तो 2 डायमेंशनल मोशन अगर है इसका, तो इसका मतलब है कि किसी भी टाइम पे इसके पास रेडियल एक्सेलरेशन हो सकता है। रेडियल एक्सेलरेशन को हम लोग बोलते हैं ए आर, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन को बोलते हैं ए टी, और रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोलते हैं आर। तो पहले इन तीनों बातों का मतलब भी समझना। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल कर्व पे चल रहा है, स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तब नहीं, कर्व पे चल रहा है अगर, तो देखो कर्व पे चलता हुआ पार्टिकल किसी टाइम पे अगर उसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है, ठीक है, तो अब ये बताओ क्या ये पार्टिकल एक तरह से मुड़ रहा है ना इस तरफ, क्यों भाई, तो ये मुड़ेगा तभी जब इसको अंदर की तरफ, मतलब
उसके पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स मिलेगा। तो पाथ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो फोर्स मिलेगा वो जो एक्सीलरेशन प्रोवाइड करता है उसको बोलते हैं टेंजेंट रेडियल एक्सीलरेशन। अच्छा, वेलोसिटी अगर उसकी घट बढ़ रही है तो वेलोसिटी के अलोंग जो एक्सीलरेशन है उसको बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। और किसी भी टाइम पे पार्टिकल ऐसे बोल सकते हैं कि एक स्लाइटली सर्कुलर मोशन है, मतलब थोड़े से टाइम के लिए यहाँ पे थोड़े से टाइम के लिए जो सर्कुलर मोशन है उस सर्कुलर मोशन का जो रेडियस है उसी को हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो पहले इन तीनों बातों का मतलब समझो, व्हाट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज रेडियल एक्सीलरेशन, व्हाट इज टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग वाला टेंजेंशियल कहलाएगा, एक्सीलरेशन का कंपोनेंट वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला रेडियल एक्सीलरेशन कहलाएगा। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है कि पार्टिकल थोड़े से टाइम के लिए जिस आर्क पे है अगर उस आर्क को हम कंप्लीट करके सर्कल बना दें तो उस सर्कल का जो रेडियस होगा वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा। और हर समय रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग अलग हो सकता है। जैसे मान लो यहाँ पे सर्कल थोड़ा कम रेडियस का है, यहाँ सर्कल थोड़ा इस रेडियस का है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर पहचान सकते हो पार्टिकल का? क्यों भाई, अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? बोलिए। वो लाइन होगी सर। अरे कितना होगा रेडियस ऑफ कर्वेचर? अरे स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है तो स्ट्रेट लाइन का अगर हम कोई पार्ट लेंगे तो कितने रेडियस का सर्कल बनेगा? बनेगा कि नहीं बनेगा? इनफाइनाइट होगा। अगर पार्टिकल कर्व पे चल रहा है तभी उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर फाइनाइट आएगा, अगर स्ट्रेट लाइन में चल रहा है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका इनफाइनाइट हो जाएगा। क्यों इनफाइनाइट हो जाएगा? क्योंकि अगर हम सर्कल बनाएंगे तो वो इनफाइनाइट रेडियस का बनेगा, मुड़ तो रहा है नहीं ना वो। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बेसिकली उसके टर्निंग पे डिपेंड करेगा, मुड़ कितना रहा है वो। तो यही सेम चीज हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में भी पूछी जा सकती है कि जैसे मान लो जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होती है? अगर हमने इसको यू से फेंका है थीटा एंगल पे तो हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी होती है? यू कॉस थीटा। और हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन कितना है? तो एक्सीलरेशन हाईएस्ट का हो या कहीं भी जी है। तो ये बताओ कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो एक्सीलरेशन है वो रेडियल डायरेक्शन में है कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में है? रेडियल डायरेक्शन में। तो हाईएस्ट पॉइंट पे एट हाईएस्ट पॉइंट रेडियल एक्सीलरेशन कितना आंसर करेंगे? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आंसर करेंगे? रेडियल एक्सीलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पे जी के बराबर, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन हाईएस्ट पॉइंट पे 0। और एक फॉर्मूला याद रखो, हालांकि आएगा कभी प्रूफ करेंगे तो करेंगे, नहीं तो याद तो होगा ही तुम्हें। रेडियल एक्सीलरेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन है? ये तो देखा होगा ना फॉर्मूला, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। तो क्या है कि अगर हमें आर निकालना है तो आर निकालने के लिए हम लोग लिख सकते हैं वी स्क्वायर अपॉन ए आर। वी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा हाईएस्ट पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी है, यू कॉस थीटा, और ए आर कितना है, जी। तो ये हाईएस्ट पॉइंट पे रेडियस हो जाएगी। बोलिए, ये तीनों पॉइंट बताओ पहले तो। क्लियर है या कोई डाउट? क्लियर है? Yes, sir. सर एक ही वाला फिर से बता दीजिए एक बार। आवाज ही नहीं आ रही तुम्हारी। टेंजेंट मैंने सिंपली ये बोला कि कोई भी पार्टिकल जब किसी कर्व पे चलेगा, कर्व पे चलेगा मतलब नॉट स्ट्रेट लाइन, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी वेलोसिटी कम ज्यादा हो रही हो, पार्टिकल मुड़ रहा हो। तो देखो पार्टिकल मोड़ने का काम है रेडियल एक्सीलरेशन का और वेलोसिटी को कम ज्यादा करने का काम है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का। टेंजेंशियल एक्सीलरेशन जो है वो हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या उसके अपोजिट होगा।
लेकिन रेडियल एक्सीलरेशन हमेशा उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। ठीक बात है। अब रेडियल एक्सीलरेशन और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये आर रिलेशन है। तो जब पार्टिकल हाईएस्ट पॉइंट पे है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी है u cos थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे एक्सीलरेशन कितना है, एक्सीलरेशन किसी भी पॉइंट पे इतना है। एक्सीलरेशन की वैल्यू g सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पे है, कभी भी है? क्यों भाई, एक्सीलरेशन g के इक्वल हर जगह है ना, कहीं भी लिख लो। एक्सीलरेशन तो g के इक्वल कभी भी है, लेकिन हाईएस्ट पॉइंट पे क्या खास बात है, हाईएस्ट पॉइंट पे जो g है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है या नहीं है? तो इसका मतलब है कि ये जो g है ये किसका काम करेगा, रेडियल का। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन है क्या हाईएस्ट पॉइंट पे, नहीं है, तो वो जीरो हो गया। और r को लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले से v स्क्वायर अपॉन ए आर, तो ए आर की जगह g आ गया, v की जगह u cos थीटा। ठीक है, बोलिए। Yes, sir. देखो जैसे क्वेश्चन दे रहा हूं, a particle is thrown from a point on ground such that it just passes through a wall of height 8 meter at a horizontal distance 4 meter from point of projection. The particle strikes ground on the other side of wall at a distance 14 meter from wall. तो हमें निकालना है फाइंड एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, और बी पार्ट में स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। A particle is thrown from a point on ground such that it passes through a wall of height 8 meter at a horizontal distance 4 meter from point of projection. The particle strikes ground on the other side of the wall at a distance 14 meter from the wall. Find angle of projection and speed of projection. पहले जो क्वेश्चन में कह रहा है उसको ड्रॉ कर लोगे तो अच्छा रहेगा।
हम्म, क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक वॉल है कितने मीटर हाइट की? हम्म, इस तरह से एक वॉल है कितनी हाइट की है? 8 मीटर हाइट की है और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कितना दूर है? 4 मीटर। पार्टिकल को हमने थ्रो इस तरह से किया है कि इस वॉल को जस्ट पास करते हुए जा रहा है और दूसरी तरफ कितने डिस्टेंस पे गिर रहा है? दूसरी तरफ 14 मीटर पे गिर रहा है। ये है क्वेश्चन। तो कितने स्पीड से थ्रो किया गया है और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन क्या है? निकाल रहे हो? बताऊं? सर बता दीजिए। इसमें आप यूज करो डायरेक्टली यूज करो इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। कौन सी? y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा 1 माइनस एक्स अपॉन आर। देखो, कभी भी प्रोजेक्टाइल किसी पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब है कि हमें इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी ही कहीं ना कहीं यूज करनी है। जैसे मान लो कि अगर मैं इसको ओरिजिन बोलूं तो ये वाला पॉइंट कौन सा हो जाएगा? क्या ये पॉइंट 4,8 होगा? ये बताओ। अगर ये पॉइंट ओरिजिन है, ये यस पॉइंट 4,8 होगा, तो इसका मतलब 4,8 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। और रेंज कितनी है इसकी? क्यों भाई, रेंज कितनी है? 18। बस रख दो इसमें, सर 18। रख दो, हो गया। x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8 और रेंज की वैल्यू 18। ये तीनों रख दो, देखो तुम्हें थीटा तो एक ही लाइन में मिल गया। थीटा मिल जाएगा। tan थीटा कितना मिलता है बताओ? ट्वेंटी 25/8। tan थीटा कितना आता है? 25/8। 18/7 पता नहीं, आवाज नहीं आ रही, रुको। y इज इक्वल टू यानी 8। 7 आ रहा है। 7 आ रहा है। हाँ सर। ठीक है ना? और tan थीटा अगर 18/7 है तो sin थीटा cos थीटा निकाल सकते हो ना? क्यों भाई? तो रेंज पता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन जी। तो ये हो जाएगा 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा अपॉन जी। तो आपको यहाँ रेंज की वैल्यू रख देनी है 18 मीटर, sin थीटा रख देना है
कॉस थीटा रख देना है, जी रख देना है, तो यू निकल आएगा। ठीक है, छोड़ दो, कर लेना इसको। और देखो, एक ये क्वेश्चन देखिए, कन्वर्जन मालूम है ना, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट, और जी का वैल्यू अगर फीट पर सेकंड स्क्वायर में लिखें तो 32 फीट पर सेकंड स्क्वायर। सर 7.08 फीट। नहीं, क्वेश्चन में पूछा है विल द बॉल रीच द गोल पोस्ट, तो आंसर यस है या नो है? आंसर आपको यस नो में देना है। यस सर। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक हमने फुटबॉल किक किया 64 फीट पर सेकंड से एट एन एंगल 45 डिग्री, और गोल पोस्ट दिया हुआ है। तो भाई फुटबॉल तो देखा होगा। अब ये जो गोल पोस्ट दिया हुआ है, इस गोल पोस्ट का हाइट कितना दिया हुआ है? ये गोल पोस्ट दिया हुआ है 40 यार्ड्स पे। 40 यार्ड्स का मतलब हुआ कितने डिस्टेंस पे? 120 फीट पे दिया हुआ है। और कितनी हाइट का है ये? इसकी हाइट दी हुई है 10 फीट। तो बेसिकली वो ये जानना चाह रहा है कि गोल होगा या नहीं होगा। तो देखो, इसके लिए भी बेस्ट तरीका क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u² कॉस स्क्वायर थीटा। आप एक काम करो, इस इक्वेशन में x की वैल्यू डाल दो 120, ठीक है, u का वैल्यू डाल दो 64, थीटा का वैल्यू डाल दो 45, और Cos g का वैल्यू डाल दो 32, और ये सब डालने के बाद y कैलकुलेट करो। मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं कि जब ये बॉल यहाँ से जा रही है तो इस गोल के अंदर से जा रही है या बाहर से जा रही है, यही तो पता करना है। तो अंदर से जाएगी अगर y की वैल्यू 10 से कम है, और बाहर से जाएगी अगर y की वैल्यू 10 से ज्यादा है। तो हमें y निकालना है कि x की वैल्यू जब 120 है तो y कितना है। तो यहां भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी का। देखो जरा, ये सब वैल्यू डालने के बाद y कितना आता है।
सर 10 फीट से कम आएगा। 10 फीट से कम आ रहा है? 7.5 आ रहा है। हाँ तो आंसर यस हो जाएगा फिर। हम्म, ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि प्रोजेक्टाइल में भी एक दो पार्ट और हैं। एक तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है और थोड़ा बहुत ऑब्लिक है, और पता नहीं इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल आता है नहीं आता है, देख लूंगा मैं नीट में। क्यों भाई? बाकी हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक प्रोजेक्शन तो पढ़ाना है। ये है कि मेजॉरिटी क्वेश्चन ग्राउंड टू ग्राउंड के ही हैं, तो ग्राउंड टू ग्राउंड में मैंने सारी बातें बता दी हैं। तो आप ग्राउंड टू ग्राउंड वाले क्वेश्चन कर सकते हो, मतलब ऐसे प्रोजेक्टाइल जो ग्राउंड से फेंके गए हैं और ग्राउंड पे हिट कर रहे हैं। ठीक है ना? बोलिए। हाँ सर। ठीक है देन, ओके।